हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूँ डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इससे पहले मैं बताऊँ कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्टेप अप एकेडमी का ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ओके, तो ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा। ऐप में आपको ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग और जब मन चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप किसी को रेफर करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, आप अर्न भी कर सकते हो, कुछ गिफ्ट भी मिल जाए आपको, सरप्राइज मिल जाए आपको, प्राइस मिल जाए आपको, नॉट सरप्राइज, प्राइस मिल जाए आपको। ओके, और यहाँ पे आपके पास आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं स्टेप अप एकेडमी की जो वेबसाइट है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप चेक करिए, जहाँ पे आपको मिलता है फ्री स्टडी पैकेज, अपडेटेड प्लेलिस्ट है ऑफ ऑल सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 6 to 12। 6 to 12 की जो है सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपडेटेड है, अपलोडेड हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन की। हमने ये चैप्टर को डिटेल में पढ़ चुका है, ठीक है, हमने इसका अच्छे से समझ लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, हमने एक्सक्रीशन भी पढ़ा एनिमल्स में, और हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी पढ़ा कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो आपके एनसीईआरटी बुक में लास्ट में क्वेश्चंस दिए, चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं, उसके सॉल्यूशंस हमने देखे थे। और आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। The muscular tube through which stored urine is passed out of the body is called, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्यूब है, मस्क्यूलर ट्यूब है, ऑब्वियस ही बात है, ट्यूब हमारी बॉडी में है तो मस्क्यूलर ट्यूब ही होगी। वो किससे है? ओके, मस्क्यूलर ट्यूब का नाम हमें बताना है जिससे स्टोर्ड यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड है उसको हम अपनी बॉडी से पास आउट कर देते, हमारी बॉडी से रिमूव कर देते, एलिमिनेट कर देते, एक्सक्रीट कर देते। तो उस ट्यूब का नाम बताना है जिस ट्यूब के थ्रू यूरिन को हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ऑप्शन क्या है? किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर। अब ये किडनी तो जो है वहाँ पे एक्चुअल में यूरिन फॉर्म होती है। ओके, किडनी में यूरिन फॉर्म होती है। फिर आता है यूरेटर। यूरेटर जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट वो क्या करता है, वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लेकर आता है? यूरेटर्स लेकर आते हैं। तो ये आंसर तो नहीं है, यूरेटर भी नहीं है, यूरेथ्रा जो है इसका सही आंसर है। यूरेथ्रा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिससे हम क्या करते हैं, उससे हम यूरिन को हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। वही जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी गलत आंसर है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो टेम्पररीली स्टोर्ड रहती है, ठीक है, टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए। जैसे ही हमें हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमें प्रेशर फील होता है, अर्ज लगता है कि हाँ अब हमें वॉशरूम जाना चाहिए। ओके, तो लेट्स चेक द आंसर कि इसका आंसर कौन सा सही है। सॉल्यूशन सी, आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यूरेथ्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। They are pipe-like consisting of a group of specialized cells. Okay, pipe-like structure है, पाइप के समान है और उनके पास specialized cells हैं। They transport substances and form a two-way traffic in plants. Okay, plants में ये transport करते हैं। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों टिश्यूज जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का प्लांट्स में काम करते हैं, इनको हम वस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ और दी है, यहाँ पे ये दिया है कि दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड फॉर्म अ टू वे ट्रैफिक। ठीक है, टू वे ट्रैफिक का मतलब क्या है कि एक ऐसा रास्ता जहाँ से जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। टू वे, वन वे में क्या होता है कि सिर्फ एक जगह से जा सकते हैं,
है ना, एक पतला सा रास्ता, बट एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब ये टू वे है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ चीज़ है, ऐसा कौन सा प्लांट में टिश्यू है जो दो डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, एक ऐसे और एक ऐसे। प्लांट्स तो ऐसे ही होते हैं ना भाई, वर्टिकल होते हैं प्लांट्स, तो कुछ चीज़ अपवर्ड जाएगी, कुछ चीज़ डाउनवर्ड आएगी। ओके, Which of the following term qualify for the features mentioned above? अब इसमें से कौन सा टर्म है, ABCD ऑप्शन में से कौन सा टर्म है जो इस स्टेटमेंट को क्वालिफाई करता है, जो स्टेटमेंट का आंसर है? तो अगर मैं जाइलम टिश्यू की बात करूं तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? जाइलम टिश्यू जरूर ट्रांसपोर्टेशन तो करता है, यहाँ पे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन दिया है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया किस चीज़ का, बिल्कुल करता है, बट जाइलम में किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका? वाटर का कंडक्शन करता है। तो जो वाटर का कंडक्शन होता है ना, वो जाइलम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही करता है। ओके, जैसे ये ट्री है, ये ट्री है, ओके, यहाँ पे रूट्स है, रूट से वाटर जो है वो कैसे मूव करेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर जो है वो मूव करेंगे। ओके, अब वाटर जो ऊपर पहुंच चुका है भाई, रूट्स कहाँ से वाटर अब्जॉर्ब करती हैं? सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब करती है। सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद रूट्स जो हैं उसको ऊपर की डायरेक्शन में पहुंचाएंगे। अब पानी जब ऊपर जा रहा है तो पानी को नीचे आने की क्या ज़रूरत है? पानी को नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूट्स तो पानी अब्जॉर्ब कर ही रहे हैं ना। ओके, तो वाटर का जो मूवमेंट है जाइलम में वो हमेशा यूनी डायरेक्शन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, और वो कैसा होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। कैसे डायरेक्शन में होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, और ये बात होगी तो हमारा जाइलम टिश्यू तो गलत है। यहाँ पे क्या लिखा है? टू वे, मतलब अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। फिर क्या है? वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू में दोनों आते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं, तो हम तो ये नहीं लिखेंगे क्योंकि जाइलम नहीं करता है। फिर क्या लिखा है? रूट हेयर। रूट हेयर क्या कहते हैं? वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर में जो सेल्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम नहीं है। डी जो है फ्लोएम टिश्यू, ये सही आंसर है। फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अपवर्ड भी जाता है एंड डाउनवर्ड भी जाता है। अब जो रूट्स इतना काम कर रही हैं, वाटर अब्जॉर्ब कर रही हैं, मिनरल्स अब्जॉर्ब कर रही हैं लीव्स के लिए, प्लांट्स के लिए, तो उनको खाना चाहिए ना, तो उनको खाना कौन पहुंचाएगा? उन तक खाना कैसे जाएगा? लीव्स तो ऊपर है, पत्तियां तो ऊपर होती हैं और रूट्स नीचे होते हैं, है ना। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। बेचारी रूट्स के पास भी तो खाना जाएगा, नहीं तो भूखी नहीं मर जाएंगी वो। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? फ्लोएम टिश्यू। सॉरी, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए, The absorption of nutrients and exchange of respiratory gases between blood and tissues takes place in. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस कहाँ पे होता है? ब्लड और टिश्यू में। ठीक है, ब्लड से हमें पता है कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड से निकल के सब्सटेंसेस जो हैं वो टिश्यू में जाएंगे और टिश्यू से सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लड में आएंगे। तो ये ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो ब्लड में भी कहाँ पर होगा? वेन्स में होगा, आर्टरीज में होगा, या कैपिलरीज में होगा?
इसका आंसर हमें देना है कि ब्लड और टिश्यू में जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का, गैसियस एक्सचेंज है, वो कहाँ पर होता है। ओके, वेन्स में होता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, वेन्स में नहीं होता है। आर्टरीज में भी नहीं होता, आर्टरीज की तो वॉल्स थिक होती हैं, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। हार्ट तो सिर्फ ब्लड को पंप करता है। कैपिलरीज जो है इसका सही आंसर है। कैपिलरीज इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों सही है? इसलिए सही है क्योंकि कैपिलरीज जो होती है ना भाई, कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज की वॉल्स थिन होती है। कैपिलरीज की वॉल कैसी होती है? थिन होती है। ओके, थिन वॉल होने के कारण मटेरियल्स का एक्सचेंज यहाँ पर इजीली हो जाता है। ब्लड और टिश्यू में जो एक्सचेंज होना है, ब्लड और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज होना मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का, वो कैपिलरीज में हो जाता है बिकॉज कैपिलरीज की वॉल्स कैसी होती हैं? थिन होती हैं। आर्टरीज की वॉल थिक होती है। वेन्स की वॉल भी एज कंपेयर टू आर्टरीज थिन होती है, ठीक है, पर कैपिलरीज की थिनेस्ट होती है, सबसे पतली होती है। ओके, तो कैपिलरीज इसका सही आंसर है। ये ब्लड है और ये टिश्यू है। इफ सपोज ये टिश्यू साइड है तो क्या होगा? टिश्यू से सब्सटेंसेस ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड से सब्सटेंसेस टिश्यू साइट में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यूज के बीच में। ओके, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट। ओके, यहाँ पे हमें ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, स्कैल्प में तो प्रेजेंट होते हैं, हमें बालों में पसीना तो आता है ना, स्कैल्प में हमें पसीना तो आता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है। देन कम्स आर्मपिट, आर्मपिट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, आर्मपिट्स में भी स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लिप्स में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी है। हम बट डी भी देख लेते हैं। पाम्स, हमारे पाम्स में भी तो क्या स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, हमारे पाम्स भी तो स्वेटी होते हैं ना, राइट। तो स्कैल्प, आर्मपिट, पाम्स सब में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बट लिप्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। ओके, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन अ टॉल ट्री विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अगर बहुत बड़ा ट्री, वैसे ट्री बड़ा ही होता है, अगर हम बहुत बड़े पेड़ की बात करें तो पेड़ में पानी ऊपर तक, ठीक है, ऊपर सबसे बड़े पेड़ होता है, सॉरी, आपने देखा होगा जितना बड़ा पेड़ आप इमेजिन कर सकते हो कर लो, जितना बड़ा पेड़ आपने देखा है उसको इमेजिन कर लो। अब सॉइल कहाँ है? मिट्टी नीचे है ना, मिट्टी से पानी को अब्जॉर्ब करेगा कौन? रूट्स। अब वो ऊपर तक कैसे पहुंचेगा? ऊपर है पत्तियां, एकदम टॉप पर है, पेड़ों के टॉप पर है, तो वहां तक पानी कैसे पहुंचेगा? कुछ तो होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, पूछी गई है कि कौन सा फोर्स जरूरी होता है, कौन सा फोर्स जरूरी नहीं, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, किस फोर्स के कारण वाटर जो है इतने बड़े ट्रीज के तक पहुंच जाता है, ट्रीज के पार्ट्स तक पहुंच जाता है। ओके, इन अ टॉल ट्री विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पानी नीचे जाता है बट पानी तो ऊपर जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन फोर्स बिल्कुल नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फोर्स तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। फिर सक्शन फोर्स जो है ये करेक्ट आंसर है। सक्शन फोर्स किसके कारण होता है? ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है कि वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है लीव्स के थ्रू। लीव्स में क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। ओके, तो क्या होता है अगर लीव्स में, प्लांट बॉडी में अगर एक्सेस में वाटर है, पानी ज्यादा है, तो क्या होगा? स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। सपोज क्या होता है
कि मेरी ये जो दोनों पाम्स है, इमेजिन इट एज अ गार्ड सेल्स, ठीक है, इनको आप इमेजिन करो गार्ड सेल्स है। अभी इनमें गार्ड सेल्स में कोई पानी नहीं है तो स्टोमेटा बंद है। जैसे ही गार्ड सेल्स में वाटर फिल हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएंगे। ओपन होने से ये ओपनिंग जो है ये क्या होती है, स्टोमेटा। ओके, गार्ड सेल्स में वाटर आ गया है, पानी आ चुका है, जिससे वो स्वेल्ड हो चुके हैं और स्वेल्ड होके वो ओपन हो चुके हैं। ओपन हो गए तो क्या देखने को मिला हमें, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, ओपन हो गया। स्टोमेटा इज अ स्मॉल पोर। अब क्या होगा, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होता है तो एक्सेस वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं ये पानी। भैया बहुत पानी है, इसको क्या करो, रिलीज करो एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इसके कारण क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ। ओके, इसके कारण एक फोर्स क्रिएट होता है। ओके, एक फोर्स क्रिएट होता है जिससे रूट्स जो हैं वो और ज़्यादा सॉइल से वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं। ओके, तो ट्रांसपिरेशन क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर इवेपोरेट होता है किससे, स्टोमेटा से। ओके, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा is known as transpiration, is known as transpiration। और इसके कारण एक फोर्स, एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे रूट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एंड मिनरल सॉइल से अब्सॉर्ब करती हैं। ओके, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, aquatic animals like fish excrete their waste in gaseous form as। ओके, aquatic animals जो होती हैं, जैसे कि फिश की बात करें हम, तो वो अपने वेस्ट को गैसियस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में एक्सक्रीट करती है। तो कौन सा गैस होता है वो, ऑक्सीजन तो नहीं होता, हाइड्रोजन भी नहीं होता, अमोनिया जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सी करेक्ट आंसर है। नाउ अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। Veins have valves which allow blood to flow only in one direction. Arteries do not have valves, yet the blood flows in one direction only. Can you explain why? यहाँ पे ये पूछा गया है कि veins के पास valves होती हैं, ये veins हैं, इनके पास होती हैं valves, इनके पास क्या होती है, valves। ओके, ये क्या है, valves। बट आर्टरीज के पास वॉल्व्स नहीं होती हैं। ये वॉल्व्स वेन्स में क्यों होती है, इसलिए होती है ताकि ये ब्लड का बैक फ्लो प्रिवेंट करे। ठीक है, ब्लड एक ही डायरेक्शन में चले, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। ओके, इसलिए वॉल्व्स होती हैं। ये क्या होता है, वॉल्व्स गेट के समान होता है कि जैसे ही वॉल्व से ब्लड निकला तो वो बंद हो जाती हैं, जिससे ब्लड वापस ना आ पाए, जिससे ब्लड वापस बैक फ्लो ना हो पाए ब्लड का, इसलिए वॉल्व्स होती है। ताकि और इससे क्या होता है, ब्लड का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में रहता है, ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहता है। बट जो आर्टरीज है, आर्टरीज में भी हमें ऐसा बैक फ्लो तो देखने को मिलता नहीं है, बट आर्टरीज के पास वॉल्स नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है, आर्टरीज कैसे ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाती हैं, कैसे आर्टरीज में ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आर्टरीज के पास वॉल्स नहीं है। तो भाई आर्टरीज के पास क्या है, आर्टरीज के पास है थिक इलास्टिक वॉल्स। कैसी वॉल्स हैं, थिक इलास्टिक वॉल्स है। ओके, क्यों वॉल्स, और क्या होता है इससे क्यों है ये, इसलिए है क्योंकि आर्टरीज में ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से मूव करता है। ठीक है, अब ब्लड जो है वो हाई प्रेशर से मूव कर रहा है, तो उसका पॉसिबल ही नहीं है कि वो वापस, अगर पानी को आप देखोगे, पानी अगर उसका बहाव तेज है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। अगर उसका बहाव, उसका प्रेशर, मूवमेंट तेज है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसा थोड़ी कि आधा जा रहा है आधा इधर आ रहा है, ऐसा नहीं होता ना, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो वैसे ही ब्लड है, ब्लड का प्रेशर आर्टरीज में हाई होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। Blood flow in arteries rapid as the blood in them is under great pressure. Thick elastic walls of arteries do not collapsible and maintain one direction rapid flow. Okay?
आर्टरीज की वॉल कैसी थिक है, इलास्टिक है, जिसके कारण वो कोलैप्स नहीं होती हैं। आर्टरीज कोलैप्स नहीं होती। कोलैप्स होने का मतलब क्या है कि वो ढह नहीं जाती, चिपक के ढह नहीं जाती हैं, कोलैप्स नहीं होती हैं, और इसी कारण से ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, मूव करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the special feature present in a human heart which does not allow mixing of blood when oxygen rich and carbon dioxide rich blood reach the heart? इसमें हमें ये पूछा गया है ह्यूमन हार्ट का ऐसा स्पेशल फीचर हमें बताना है जिस फीचर के कारण हमें पता है हार्ट में एक ही टाइम पे ऑक्सीजन रिच ब्लड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी होता है, बट इन ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता। तो ये कैसे मिक्स नहीं होता, हार्ट का कौन सा ऐसा फीचर है जो इनकी मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो क्या होता है भाई, हार्ट के पास 4 चेम्बर्स होते हैं। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स। ओके, अपर 2 एट्रियम एंड लोअर 2 वेंट्रिकल्स। अगर राइट साइड का एट्रियम है तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में है तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, human heart is 4 chambered consisting of 2 atria and 2 ventricles. ओके, तो हाँ, ह्यूमन हार्ट के पास 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड whereas the right side of the heart receives carbon dioxide rich blood. ओके, तो हार्ट का जो राइट साइड होता है, हार्ट का जो राइट साइड होता है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है। मतलब वेन्स पूरे हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ ड्रेन करती है, हार्ट के कौन से पार्ट में ड्रेन करती है, राइट साइड में। ओके, तो हार्ट का जो राइट साइड होता है उसमें कौन सा ब्लड होता है, उसमें होता है CO2 रिच ब्लड। ओके, और ये ब्लड कहाँ से आता है, ये ब्लड वेन्स ड्रेन करती हैं। कौन ड्रेन करती हैं, वेन्स। ठीक है, वेन्स सारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कलेक्ट करती है और कहाँ लेके जाती है, राइट साइड में। राइट साइड में कहाँ जाएंगे ये ब्लड जाएंगे राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाएंगे थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ओके, द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट completely separated from each other by muscular septum which prevents the mixing of oxygen rich and carbon dioxide rich blood. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ओके, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ गया, लंग्स में पहुंचा, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हुआ। ओके, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला गया, लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ गया। अब ब्लड के पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया और ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ब्लड को अब हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से कहाँ आता है, लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी इसमें ट्रांसपोर्ट करता है एओर्टा, एओर्टा से बनती है आर्टरीज। ओके, आर्टरीज पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को ट्रांसफर करती हैं, पंप करती हैं, लेके जाती हैं। फिर आर्टरीज से ब्लड कहाँ जाता है, वेन्स में पहुंचता है और वेन्स पूरे बॉडी ऑर्गन से ब्लड को अगेन हार्ट तक लेकर आती है और हार्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ पहुंचता है, राइट साइड में। तो ये पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है। ओके, तो अब ये मिक्स ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड से मिक्स ना हो, उसके लिए दोनों साइड से राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच में एक सेप्टम होता है। क्या होता है, एक सेप्टम होता है जो इनको सेपरेटेड रखता है, अलग अलग रखता है। ओके, इसके कारण से ब्लड जो है मिक्स नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, name the organ which is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the heart. तो जो हार्ट होता है हमारा, उसका जो ऐसा हार्ट होता है वो किस साइड होता है, वो थोड़ा टिल्टेड होता है हमारे लेफ्ट साइड में। ओके,
हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में तो प्रेजेंट है, मिड में प्रेजेंट है, बट उसका जो लोअर टिप है, नीचे वाला जो हिस्सा है, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, किस साइड, लेफ्ट साइड में। ओके, तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें आंसर क्या लिखना है, हार्ट आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, look at figure 11.1, draw another figure of the same setup as would be observed after a few hours। यहाँ पे जो फिगर दिया है उसी की तरह हमें सेटअप अपने घर पे करना है और आंसर करना है कि क्या होगा कुछ घंटों बाद। तो क्या सेटअप दिया है यहाँ पे, एक बीकर है, बीकर में वाटर है और पोटैटो है। पोटैटो में इन्होंने ऐड करा है, पोटैटो में ऐड करा है शुगर सॉल्यूशन। ओके, बीकर में वाटर, वाटर में पोटैटो, पोटैटो में शुगर सॉल्यूशन। अब इसको कुछ घंटों के लिए हमें छोड़ देना है। कुछ घंटों बाद हमें क्या दिखेगा, कुछ घंटों बाद हमें दिखेगा कि वाटर जो है वो शुगर सॉल्यूशन में पहुंच चुका है। ठीक है, बीकर में से वाटर कंटेंट कम हो चुका है और पोटैटो में जो शुगर सॉल्यूशन है वहाँ पे वाटर कंटेंट बढ़ चुका है। तो ये कैसे होता है, ये होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ solvent from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis। ओके, solvent क्या होता है, चलो पहले तो मैं ये बता दूं, solution जो होता है, जैसे आपने वाटर एंड शुगर का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, आपने वाटर में शुगर को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन। क्लियर है, तो सॉल्यूशन जो है वो किससे बना होता है, वो बना होता है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट से। किससे बना होता है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट से। ओके, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या है, जो वाटर है ना वो होता है सॉल्वेंट, वाटर जो है वो होता है सॉल्वेंट। वाटर में आप जो मिला रहे हो, अगर आप नमक मिला रहे हो, कुछ शुगर मिला रहे हो, तो वो क्या आ जाता है, सोल्यूट में आ जाता है। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या है, शुगर। ओके, तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलकर बना है। वो सॉल्वेंट जो होता है जिसमें हमने मिला रहे हैं और जो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है वो हमेशा जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन कहाँ है, वो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कहाँ है, ज़्यादा, बीकर में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, बीकर में वाटर ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। ओके, वहीं शुगर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो कम है, सॉल्वेंट जो है वो कम है, वाटर जो है वो कम है। ओके, तो मैंने क्या बोला, वाटर जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। हायर कंसंट्रेशन ये है वाटर और लोअर कंसंट्रेशन ये है शुगर सॉल्यूशन। ओके, तो हायर कंसंट्रेशन से ये कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन में। कहाँ जाएगा, हायर, जहाँ पे उसका अमाउंट ज़्यादा है वहाँ से वो ट्रैवल करेगा, वहाँ से वो अपनी जर्नी, अपनी ट्रिप प्लान करेगा और कहाँ पहुँचेगा, जहाँ पे उसका लेवल कम है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे उसका लेवल ज़्यादा है, लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे उसका अमाउंट, क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी ज़्यादा, क्वांटिटी कम, जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ से वो मूव करेगा, ट्रैवल करके पहुँचेगा उस जगह पे जहाँ पे क्वांटिटी उसकी कम है। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। चलिए, after a few hours there occurs a rise in the level of sugar solution in potato and fall in the level of water in the beaker। कुछ टाइम, घंटों बाद क्या होगा कि जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है पोटैटो में वो बढ़ जाएगा और वाटर कंटेंट जो बीकर में जो पानी था वो कम हो जाएगा। पोटैटो में बढ़ेगा, बीकर में कम हो जाएगा। which indicates that the solution has absorbed water from the beaker। इससे हमें ये पता चलता है, हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि सॉल्यूशन ने वाटर को बीकर से अब्जॉर्ब किया। बीकर में जो पानी था उसको सॉल्यूशन ने क्या किया, अब्जॉर्ब कर लिया। ओके, द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द शुगर सॉल्यूशन अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, शुगर सॉल्यूशन में जो पानी की धमाकेदार एंट्री हुई है वो किसके थ्रू हुई है, ऑस्मोसिस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी मत याद रखो, बस इतना याद रख लो। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Arrange the following statement in the correct order in which they occur
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, यहाँ पे 3-4 कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट्स को हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहली स्टेप कौन सी है, दूसरी कौन सी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सी है, ऐसे हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। काय की ये स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स हमें बता रहे हैं कि यूरिन फॉर्म कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई और रिमूव कैसे हुई ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, यूरेटर्स कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। आई थिंक तो सबसे सेकेंड लास्ट होगा। Waste dissolved in water are filtered out as a urine in the kidney. No. Urine stored in urinary bladder is passed out through the urinary opening at the end of the urethra. ये भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। Blood containing useful and harmful substances reaches the kidney for filtration. ये फर्स्ट स्टेप होगी। सबसे पहले तो ब्लड किडनी में आएगा वेस्ट सब्सटेंसेस लेके, है ना, किडनी में यूरिन फॉर्म होती है, तो सबसे पहले ब्लड जो है वो वेस्ट सब्सटेंसेस को लेकर आएगा कहाँ पे, किडनी के लिए, ताकि वो फिल्टर कर सके। यूजफुल सब्सटेंसेस आर अब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही ब्लड किडनी में पहुंचता है, ओके, वेस्ट सब्सटेंसेस तो आते हैं किडनी में, साथ ही साथ यूजफुल सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं। ओके, ब्लड यूजफुल और वेस्ट दोनों ही कैरी करता है। किडनी में पहुंचते ही ऐसा नहीं होगा कि उसने सीधे सीधे वेस्ट सब्सटेंसेस को किडनी को दे दिया, नहीं, वेस्ट के साथ यूजफुल सब्सटेंसेस भी किडनी में पहुंच जाते हैं। ओके, फिर क्या होगा, जैसे ही वेस्ट यूजफुल सब्सटेंसेस किडनी में पहुंचे फिल्टर होने के लिए, तो किडनी देखिए, अरे भाई ये तो काम की चीज है। ठीक है, जैसे कि हो गया ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन, वो देखेगा अरे ग्लूकोज और प्रोटीन तो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, हम इसको अपनी बॉडी से कैसे बाहर कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, ये यूजफुल सब्सटेंसेस को किडनी जो है वापस कहाँ भेजते कि तुम जाओ भाई ब्लड में जाओ, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें अपनी बॉडी से नहीं निकलने दूंगी, तुम बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हो। ओके, तो सबसे पहले ब्लड जो है वो किडनी में पहुंचा वेस्ट सब्सटेंसेस लेके, ताकि वो फिल्टर हो सके। अब किडनी में जो है वेस्ट के साथ यूजफुल सब्सटेंसेस भी दौड़े भागे चले आए। अब दौड़े भागे चले आए हैं तो किडनी बोलेगी अब तुम वापस ब्लड में जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी यहीं रहना है, बॉडी को तुम्हारी ज़रूरत है। तो क्या हो गया, यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होगा, यूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड में वापस आ जाएंगे। ये सेकेंड स्टेप हो गई। फिर क्या हो गया, वेस्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर आर फिल्टर्ड आउट एज यूरिन इन द किडनी, ये थर्ड स्टेप हो गई। ओके, अब क्या होगा, वेस्ट जो है वो किडनी में ही रह जाएगा। वेस्ट जो है, यूजफुल सब्सटेंस तो अब्जॉर्ब हो गए और वेस्ट जो है वो किडनी में ही रह जाएगा, जिससे क्या फॉर्म होती है, यूरिन फॉर्म होती है। ओके, वेस्ट सब्सटेंसेस जो किडनी में रह गया है वो क्या बन जाएगा, यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिन फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक कौन लेके जाता है, यूरेटर्स। ओके, यूरेटर्स कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गई फोर्थ स्टेप। क्लियर है? Then comes urine stored in urinary bladder is passed out through the urinary opening at the end of the, okay, एक ही पॉइंट बचा है, तो यूरिन स्टोर्ड इन, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर्ड है उसको यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर देंगे। ये जो है ये फिफ्थ स्टेप है। तो क्या सीक्वेंस है इसका, इसका सीक्वेंस है ई, नहीं सॉरी नॉट ई, डी ई, डी ई, सी, सी, डी, बी, 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 नॉट सी, बी, ए एंड सी। चलिए देखते हैं यही सीक्वेंस है कि नहीं है। बिल्कुल यही है, डी ई बी ए सी, बिल्कुल सही, सही जवाब मैंने यहाँ पे दिया है। मेरे पर मेरे को कोई प्राइस नहीं मिलेगा, आप सही जवाब दोगे तो आप ज़रूर बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली अपरूटेड अ रोज प्लांट, पहली ने रोज प्लांट को निकाल दिया सॉइल से, ठीक है, खींच के निकाल दिया। मोस्ट ऑफ द रूट टिप्स विद द रूट हेयर गॉट लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉइल। अब क्या हुआ कि रूट टिप के साथ काफ़ी सारे रूट हेयर भी जो थे वो सॉइल में पीछे ही छूट गए, मिट्टी में ही रह गए। अब रूट हेयर क्या होता है, ये रूट टिप है, ओके, और इससे छोटे 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 रूट हेयर निकलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होती हैं ऐसी रूट हेयर। अगर आपने जब देखे थे होंगे ही रूट्स में से छोटे 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 स्पाइक्स टाइप के निकलते हैं, वो क्या होते हैं, रूट हेयर।
तो अब क्या हुआ, रूट की टिप्स और काफ़ी सारे रूट हेयर जो थे वो सॉइल में, मिट्टी में ही छूट गए। जैसे ही पहेली ने रूट प्लांट को मिट्टी से उखाड़ लिया, अपरूटेड कर लिया, ठीक है। She planted in a pot with new soil and watered it regularly. अब उसने क्या किया, उस प्लांट को जिसको उसने निकाला था उसको एक नए पॉट में प्लांट कर दिया, ठीक है, गमले में उसने उसको लगा दिया, ठीक है। अब उसकी सॉइल भी नहीं थी और उसको वो रोज पानी देने लगे। विल द प्लांट ग्रो और डाई, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अब हमें ये बताना है कि प्लांट ग्रो करेगा या मर जाएगा, उसके हमें रीजंस देने हैं। तो भाई दोनों ही रीजंस पॉसिबल है कि वो जिंदा भी रह सकता है, वो मर भी सकता है। मर कैसे सकता है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि रूट हेयर जो है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है। पॉसिबल आंसर्स आर, without the root hair, the roots may not be able to absorb water and nutrients from the soil and the plant will die. अब क्या होगा, रूट हेयर नहीं है क्या, क्योंकि काफ़ी सारे रूट हेयर जो थे वो जो पहली वाली मिट्टी थी उसी में छूट गए। अब रूट हेयर नहीं है तो वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कौन करेगा। अब अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा पानी का तो अल्टीमेटली पेड़ जो है, पौधा जो है वो मर जाएगा। ओके, द स्टेम ऑफ द रोज प्लांट में ग्रो न्यू रूट्स एंड द प्लांट्स विल लिव। अब क्या होता है, स्टेम जो है उसके पास तो स्टोर्ड फूड है। अब वो स्टोर्ड फूड यूज करके नए रूट्स बना लेगा, ठीक है, अपने नए रूट्स डेवलप कर लेगा और फिर जो पेड़ है, पौधा है, वो बच जाएगा। ओके, एक रीजन तो ये हो गया। तो रोज प्लांट्स मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि दूसरे टाइप के सॉइल में, अब यहाँ पे सॉइल का टाइप तो दिया नहीं है, दूसरे टाइप के सॉइल में, अलग टाइप के सॉइल में या डिफरेंट सॉइल में हमने उसको प्लांट करा, पहेली ने प्लांट करा किसको, रोज प्लांट को, तो वो हो सकता है उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट ना कर पाए और बेचारा मर जाए। ओके, तो ये सारे पॉसिबल आंसर्स इसके हो सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Short answer type questions. Name the only artery that carries carbon dioxide rich blood. Why is it called an artery if it does not carry oxygen rich blood? अब हमें बताना है कि सारी आर्टरीज, यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, नेम द ओनली आर्टरी दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। क्योंकि भाई आर्टरीज जो होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड और वेन्स कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। तो ऐसे कौन सी एक्सेप्शनल आर्टरी है जो आप सारे काम छोड़ के, मतलब सबको नहीं फॉलो करती, वो भेड़ चाल नहीं चलती, वो अलग चलती है कि मैं ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं कैरी करूँगी, मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करूँगी। तो कौन सी आर्टरी, उसका नाम हमें बताना है। वाई इज इट कॉल्ड आर्टरी, अच्छा, और उसको हम आर्टरी क्यों बोलते हैं। ओके, जब वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी नहीं कर रही है तो भाई ऐसी आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, और ये क्या कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है। कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाती है लंग्स में। ओके, तो इसका नाम आर्टरी क्यों दिया, वेन्स क्यों नहीं दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, आर्टरी। तो ये भी हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, लंग्स तक लेके जा रही है। कहाँ तक लेके जा रही है, लंग्स तक लेके जा रही है, इसलिए इसका नाम आर्टरी रखा गया है। ओके, pulmonary artery is the correct one. Pulmonary artery does not carry oxygen rich blood but it carries blood away from the heart. जो भी ब्लड वेसल हार्ट से दूर ब्लड को अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाती है, सप्लाई करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, उसको हम आर्टरी बोलते हैं। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी का नाम हमने पल्मोनरी आर्टरी रखा है, ये जानते हुए भी कि उसके पास कैसा ब्लड है, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ओके, लाइक अदर आर्टरीज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन आर्टरी, इसलिए हम इसको आर्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bujo's uncle was hospitalized and put on dialysis after a severe infection in both of his kidney. What is dialysis? When does it become necessary to take such a treatment? Okay, बूजो के अंकल जो थे उनको सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, एक्सट्रीम वाला इन्फेक्शन हो गया था दोनों किडनी में। ठीक है, दोनों किडनी में
उनको इन्फेक्शन हो गया था जिसके कारण उन्हें डायलिसिस पे रखना पड़ा। डायलिसिस का मतलब है आर्टिफिशियल किडनी। ओके, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी में क्यों रखा गया? क्योंकि हमारी किडनी, जब हमारी अगर एक किडनी काम कर रही होगी तो हम उसे कंपनसेट कर सकते हैं, बट अगर जब हमारी दोनों किडनी काम करना बंद कर देती है तो हमें आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको कौन निकालता है? फिल्टर करता है, हमारी किडनी फिल्टर करती है। अब किडनी हमारी काम नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही, तो वेस्ट को बाहर तो निकालना है। अब वेस्ट को बाहर कैसे निकालेंगे? डायलिसिस के थ्रू, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू। ओके, When does it become necessary to take such a treatment? ये कब ज़रूरी हो जाता है कि हमें ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए? ऐसा तब ज़रूरी हो जाता है जब हमारी दोनों किडनीज काम करना बंद कर दें। एक करेगी तो दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी दूसरी किडनी कंपनसेट कर लेती है, पर जब दोनों किडनी काम करना बंद कर देती है तो हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डायलिसिस इज अ मेडिकल प्रोसेस बाय विच अ टॉक्सिक सब्सटेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ अ पर्सन हुज किडनीज आर कंप्लीटली डैमेज्ड। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डायलिसिस मशीन। ओके, डायलिसिस जो है मेडिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का वेस्ट सब्सटेंस क्या है? यूरिया, हम हमारे ब्लड से रिमूव करते हैं आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जब हमारी दोनों ही किडनी डैमेज हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। In case a person's kidney gets damaged due to some infection or injury, dialysis becomes necessary. Okay? अगर किसी पर्सन की किडनी डैमेज हो चुकी है, इंजर्ड है, इन्फेक्शियस है, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, तो डायलिसिस ज़रूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्रोसेस एंड द ऑर्गन विच हेल्प्स इन रिमूविंग द फॉलोइंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, हमें क्या बताना है? प्रोसेस और ऑर्गन का नाम बताना है जो हमें हमारी बॉडी से ये सारे वेस्ट निकालती है। ओके, ये कुछ वेस्ट का नाम दिया है और ये वेस्ट हमारी बॉडी के कौन से पार्ट से रिमूव होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम नॉस्ट्रल, लंग से करते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड इजेशन, और क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम से करते हैं। यूरिन जो है हम यूरेथ्रा के थ्रू करते हैं। स्वेट जो है वो स्वेट ग्लैंड स्किन के थ्रू करते हैं। ठीक है, चलिए। वेस्ट प्रोसेस एंड ऑर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लंग्स के थ्रू इसको हम क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं, एक्सहेलेशन की प्रोसेस है। अनडाइजेस्टेड फूड इजेशन, ठीक है, क्या? इजेशन के थ्रू हम इसको हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं। और कहाँ से होता है? ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस के थ्रू। हाँ सॉरी, रेक्टम में। रेक्टम में तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर रहता है। ओके, और एनस में एनल स्फिंक्टर होता है जिसके थ्रू हम वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है, और एनस के थ्रू ही हम अनडाइजेस्टेड फूड, अनअब्जॉर्ब फूड को रिमूव करते हैं। यूरिन जो है वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस के थ्रू हम रिमूव करते हैं। और कौन रिमूव करता है? किडनी रिमूव करते हैं। इजेशन और एक्सक्रीशन में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। इजेशन इज फॉर फूड एंड एक्सक्रीशन इज मेनली फॉर यूरिन। ओके, स्वेट, पर्सपायरेशन, जो पसीना आता है दैट इज नोन एज पर्सपायरेशन, और स्वेट ग्लैंड्स होगा, स्वेट ऑर्गन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व फिगर 11.2 एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। हमें 11.2 फिगर देखना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन? नेम द इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? स्टेथोस्कोप है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं हार्ट साउंड सुनने के लिए। ठीक है, लेबल द पार्ट्स ए, बी एंड सी। ए पार्ट जो है वो चेस्ट पीस है क्योंकि हम चेस्ट पे रखते हैं। बी पार्ट जो है वो ट्यूब है, और सी जो है वो ईयर पीस होता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कनेक्टिंग ट्यूब है वो। ओके, तो ए पार्ट चेस्ट पीस था जिसको हम चेस्ट पे रख के हार्ट साउंड सुनते हैं। कनेक्टिंग ट्यूब जो ईयर पीस और चेस्ट पीस को कनेक्ट करता है, और सी पार्ट जो था ईयर पीस जो हम कान में लगाते हैं, डॉक्टर्स कान में लगाते हैं सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप आंसर ए वाले का था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पहली noticed water pulled up by a motor pump to an overhead tank of a 5-storied building. She wondered how water moves up to a great height in the tall tree standing next to the building. Can you tell why? पहली ने नोटिस किया कि मोटर पंप ने पानी को कहाँ पहुँचाया, पानी को पहुँचाया टैंक तक, और टैंक कहाँ पे था, 5 स्टोरी मल्टी बिल्डिंग थी, ठीक है। जो बिल्डिंग थी उसमें कितनी स्टोरीज थी, 5 फ्लोर्स थे, ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग थी वो, ओके। और उसके ऊपर क्या था, टंकी लगी हुई थी। अब टंकी तक पानी कैसे पहुंचेगा, बाल्टी से तो लेके जाएंगे नहीं हम, तो टंकी तक पानी कैसे पहुंचा, मोटर पंप के थ्रू पानी को पहुंचाया गया। अब जो पहली थी वो सोचने लग गई कि इसलिए तो मोटर पंप की ज़रूरत पड़ी, बट बिल्डिंग के बगल में जो पेड़ है, पेड़ के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इतना टॉल प्लांट है, उसके पत्तियां इतनी हाइट पे हैं, इतनी हाइट पे होने के बाद पानी उन तक कैसे पहुंचता होगा, प्लांट्स के हर एक पार्ट तक कैसे पहुंचता होगा, ओके। तो ये आंसर हमें देना है। हमें बताया कि रूट सेल्स जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं और यहीं से पानी जो है पेड़ों तक पहुंचता है, ठीक है। पेड़ों के जो ऊपर वाले जो इतने टॉल ट्रीज होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से तक भी पहुंचता है पेड़ों के कौन सा पानी, जो रूट्स अब्जॉर्ब करती है। पर ये पहुंचता कैसे, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये पहुंचता है सक्शन फोर्स के कारण, और ये सक्शन फोर्स कैसे लगता है, ट्रांसपिरेशन के कारण। तो एक बार हम रीड करते हैं, इफ द रूट सेल्स अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉइल्स फ्रॉम द सॉइल, a continuous upward flow of water from the roots to the top of the plant is maintained due to the suction pull, transpiration pull, okay। रूट सेल्स जो हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से अब्सॉर्ब कर लेती हैं, और ये जो वाटर एंड मिनरल है इसका कंटिन्यूअस अपवर्ड फ्लो मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। रूट्स ने वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करा, और ये वाटर एंड मिनरल्स जो हैं जाइलम में अपवर्ड मूव करती हैं, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट है ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है सक्शन पुल के थ्रू, जिसे हम ट्रांसपिरेशनल पुल भी बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाता है, जब प्लांट में क्या होता है कि स्टोमेटा के थ्रू वाटर को रिलीज करते हैं, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो क्या होता है, लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू वाटर इवेपोरेट होता है, ओके, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब ऐसे ट्रांसपिरेशन जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, पानी जो है प्लांट बॉडी से स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, तो इसके कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं सक्शन पुल, और या फिर हम सक्शन फोर्स भी बोलते हैं। ये फोर्स क्यों हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के कारण हो रहा है, और इस फोर्स के कारण वाटर जो है सॉइल से रूट ज़्यादा से ज़्यादा क्या अब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर का मूवमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मेंटेन रहता है, ठीक है। ये जो ट्रांसपिरेशन के कारण लीव्स पानी को अपनी तरफ खींचते रहते हैं कि भाई पानी भेजो, पानी की ज़रूरत है, इसलिए वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो कौन मेंटेन रखता है, ट्रांसपिरेशन पुल, जिसे हम सक्शन फोर्स भी या सक्शन पुल भी कहते हैं। This suction pull is created due to continuous loss of water from the leaf surface by the process of transpiration. Okay? ये सक्शन पुल कैसे क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है वाटर लॉस के कारण। वाटर लॉस जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है लीफ की सरफेसेस पे, ठीक है। ये पत्ती है, सपोज मेरा जो ये पाम पोर्शन जो है वो क्या है, लीफ है, तो ये क्या है, इसकी लीफ की सरफेसेस है, ओके। तो सरफेसेस से, लीफ की सरफेसेस से वाटर का लॉस होता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और ये ट्रांसपिरेशन प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में मेंटेन रहता है, और रूट्स सॉइल से ज़्यादा वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, match the parts of the heart in column 1 with the direction of the flow of blood in column 2.
ओके हमें मैच द कॉलम करना है, तो राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे लिखा है, पुशेस ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ओके यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट कट चुका है तो हम ऐसे देख लेते हैं, रिसीव्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके तो फर्स्ट का जो है ए सही है, फर्स्ट का ए ही रहेगा, फर्स्ट का ए रहेगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी पे पुश करता है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो कहाँ जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसका ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा? यस तो जो सेकंड का है उसका ऑप्शन होगा डी, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ओके अब हम थर्ड का देखते हैं, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जो होता है, इधर तो ऑप्शंस नहीं दिए, रिसीव्स ब्लड फ्रॉम नो 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 टेक डी नो, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। तो थर्ड का जो वो जा चुका है क्या जो मैंने लिखा था? नहीं, ठीक है, तो इसका जो आंसर है थर्ड का वो एफ होने वाला है, थर्ड का आंसर होने वाला है एफ। ठीक है अब फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। ओके तो क्या होगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं, टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। जी हाँ, तो फोर्थ का बी ऑप्शन होने वाला है। क्या करती है ये, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और लंग्स तक लेकर पहुंचती हैं। फिफ्थ क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती हैं वो क्या रिसीव करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से रिसीव करती हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है थ्रू एओर्टा। ओके ओके तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल पुश्ड ब्लड इनटू द एओर्टा। फिफ्थ का ऑप्शन ई होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, एओर्टा में। ओके फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ का जो राइट ऑरिकल है वो क्या रिसीव करता है, वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स जो है अलग अलग बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर आती है और कहाँ लेके जाती है इस ब्लड को, राइट एट्रियम में। तो सी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है तो सिक्स्थ का है आंसर सी। चलिए अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि हमने सही लिखे हैं कि नहीं। फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का एफ, फोर्थ का बी, फाइव का ई एंड सिक्स्थ का सी। ओके चलो यहाँ पे हमने मैच द कॉलम कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग टर्म्स। अब हमें ये सारे टर्म्स रीड करने हैं। रूट है, जाइलम, यूरेथ्रा, आर्टरीज, किडनी, वेन्स, आर्टरिया, कैपिलरीज, हार्ट, यूरेटर, फ्लोएम एंड यूरिनरी ब्लैडर। मैंने फटाफट से रीड कर लिया। अब क्या पूछा गया, ग्रुप द टर्म ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरीज गिवन बिलो। ओके यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी हैं और उस कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली हमें इन टर्म्स को ग्रुप करना है। ओके तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स एक कैटेगरी दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, और दूसरा दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। ओके तो पहले हम देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल में क्या क्या आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ, सर्कुलेटरी में हम CS लिखेंगे, एक्सक्रीटरी में हम ES लिखेंगे, ओके ट्रांसपोर्ट में हम TP लिख देते हैं सबके आगे। ओके चलिए तो रूट हेयर जो है उसको हम TP लिख देते हैं, जाइलम जो है वो भी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स होता है, आर्टरीज जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, किडनीज जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, यूरेथ्रा जो है वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, एट्रिया जो है वो भी किस में आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में, कैपिलरीज भी सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है, वेन्स भी सर्कुलेटरी सिस्टम में आती है और हार्ट भी सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। यहाँ पे लगता है सभी सर्कुलेटरी सिस्टम से भर गया है।
यूरेटर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, फ्लोएम जो है वो टीपीए मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके। और यूरिनरी ब्लैडर है वो भी ईएस में आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप बना दिया है। अब इसका आंसर हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया हमारा आर्टरीज, एट्रिया, कैपिलरीज, वेन्स एंड हार्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा आ चुका है यूरेटर, किडनीज, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस प्लांट, रूट हेयर, जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Fill in the blanks of the following paragraph using just 2 words, arteries and veins। ये पूरा हमें पैराग्राफ दिया है और इसमें हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं और ये ब्लैंक्स को हमें फिल करना है सिर्फ 2 वर्ड से। कौन कौन से वो 2 वर्ड? वो 2 वर्ड्स हैं आर्टरीज एंड वेन्स। तो क्या है फर्स्ट? ए में क्या आएगा? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब कौन सी क्या आएगा यहाँ पे? आर्टरीज आएगा, वेन्स आएगा। कौन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेके सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है? तो भाई आर्टरी यहाँ पे आएगा। ए में क्या आएगा? आर्टरी, ओके। फिर क्या लिखा है? लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? लिखते बनेगा क्या मेरे को? यहाँ पे लिख देती हूँ, ए में आर्टरी आएगा, ओके। फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है from all parts of the body and dash carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक कौन लेकर आता है? तो हमारी प्यारी वेन्स। तो बी जो है वेन्स, ठीक है। सी, डैश हैव थिन वॉल्स एंड डैश हैव थिक इलास्टिक वॉल। थिन वॉल किसके पास है और थिक इलास्टिक वॉल्स किसके पास है? थिन वॉल जो है वो वेन्स की है, तो सी जो है वेन्स जो है वो सी ऑप्शन में आएगा, ओके, ठीक है। और थिक इलास्टिक वॉल्स जो है कौन सा ऑप्शन है? डी, वो आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो उसकी वॉल्स थिक और इलास्टिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड जो फ्लो करता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, वो उस प्रेशर को ये टॉलरेट कर सके, इसलिए आर्टरीज की वॉल थिक एंड इलास्टिक होती है। ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर इन डैश। ब्लड जो है वो हाई प्रेशर में फ्लो करता है किस में? आर्टरीज में। अभी तो मैंने बताया, इसलिए तो ये आर्टरीज की वॉल कैसी होती है? थिक एंड इलास्टिक, ओके। वॉल्स आर प्रेजेंट इन डैश। किस में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं? तो भाई वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और एफ ऑप्शन में हम वॉल्व्स लिखने वाले हैं, सॉरी वेन्स लिखने वाले हैं, क्योंकि वेन्स में वॉल्व्स इसलिए होते हैं ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड का स्टीडी एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शन में मूवमेंट ज़रूरी है, और एक क्या सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट जो है वो वॉल्व्स बना के रखती है, वो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करती हैं। क्लियर? ओके। विच अलाउज ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। सही बात है, जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में वो क्या करते हैं? ब्लड को सिर्फ हार्ट की डायरेक्शन में ही मूव करने के लिए मजबूर कर देते हैं, ओके। नाउ डैश डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स, ओके। दीज वेसल्स फर्दर डिवाइड इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो जो आर्टरीज है ना भाई वो स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होती हैं और ये फर्दर डिवाइड होके क्या बनाती हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज आर थिनेस्ट सेल ब्लड वेसल्स, ओके। यहीं पे जो ब्लड और टिश्यू में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना वो एक्चुअल में कैपिलरीज में ही होता है, क्योंकि इसकी वॉल जो है वो थिन है। द कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स। कैपिलरीज जॉइन होके क्या बनाती है? वेन्स। ये सारी चीज़ें हमने हमारी डिटेल लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ी है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर वो वीडियो पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आंसर्स मार्क कर दिए हैं। चलिए हम अपने आंसर्स को चेक कर लेते हैं। ए आर्टरीज, बी वेन्स, बिल्कुल सही बात है। सी भी वेन्स है। डी आर्टरीज हैं, बिल्कुल। ई भी आर्टरीज है। एफ जो है वेन्स है, हमने सही मार्क करा है। जी आर्टरीज है। एच वेन्स है। वाह, हमारे सारे आंसर्स सही हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। While learning to ride a bicycle, Bujo lost his balance and fell. He got bruises on his knees and it started bleeding. However, the bleeding stopped after some time. अब बेचारी बूजो जो था वो क्या कर रहा था? वो बाईसाइकिल चला रहा था, साइकिलिंग कर रहा था और उसका बैलेंस डगमगा दिया। आप साइकिल चलाते होगे तो आपके साथ भी ये हो जाता होगा और आप गिर जाते होगे और आपको चोट लग जाती है घुटनों में और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून आने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे अपने आप ब्लीडिंग जो है वो
क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पूछें, ये तो स्टोरी होगी। अब क्या क्वेश्चंस पूछें वो हम देख लेते हैं। व्हाई डिड द ब्लीडिंग स्टॉप, ब्लीडिंग स्टॉप क्यों हुई? अगर आप देखते होगे तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है क्योंकि वहाँ पे खून जो है वो जम जाता है ना, वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड कोएगुलेशन हो जाता है, इसलिए ब्लीडिंग बंद हो गई। वहाँ पे कुछ चीज़, ब्लड जो है वो जम गया, क्लॉट फॉर्म हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गई। What would be the color of the wounded area and why? Wounded area and why? कलर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट हुआ है। Which type of blood cells are responsible for clotting of the blood? कौन से टाइप के सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के? तो प्लेटलेट जो होते हैं वो क्लॉट फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। आरबीसीज तो भाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है, डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो हमारे लिए लड़ता है, किससे लड़ता है, फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी पैथोजेंस, मतलब डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं वो उनसे हमें बचा के रखता है। और प्लेटलेट जो होते हैं वो लॉस ऑफ ब्लड को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं? क्लॉट फॉर्म करके। ठीक है, जहाँ से भी ब्लीडिंग होती है वहाँ पे वो क्लॉट फॉर्म कर देते हैं, खून जमा देते हैं, जिससे ब्लीडिंग अपने आप ही बंद हो जाती है। चलिए हम आंसर देख लेते हैं। ब्लीडिंग स्टॉप्स ड्यू टू कोएगुलेशन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, क्लॉटिंग याद रखो, वही आपके बुक में दिया है। द कलर ऑफ वाउंडेड एरिया वुड इनिशियली बी डार्क रेड ड्यू टू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सही बात है, खून जम जाता है तो डार्क रेड हो जाता है क्योंकि ब्लड क्लॉट हो गया है। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन के लिए प्लेटलेट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन होते हैं कंप्लीट। हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स चैप्टर 7 के डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन देख लिए, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।